दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 20 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पुनर्विवाह। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपू, तुम तो सुहाग रात के मामले में अनुभवी हो, अपन तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं। कहते हुए अमित नशे में झूमता हुआ पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। दीपिका यानी के दीपू ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए अमित को सहारा देकर सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में अमित गहरी नींद में सो गया था, लेकिन दीपिका की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को नहीं समझ पा रही थी कि उसने दीपिका के साथ इंसाफ किया था या नाइंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, दीपिका के दिल का जख्म नासूर सा बनता जा रहा था। पुरानी यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगीं। दीपिका पुरानी यादों में खो गई। रोहन, मैं तो अब थक गई हूँ, चलो वापस होटल चलते हैं, दीपिका ने हाँफते हुए कहा था। तब रोहन ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, दीपिका, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है, इसमें ही तुम थक गई तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी। दीपिका ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था, रोहन, तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे, अभी तो होटल वापस चलो। रोहन ने दीपिका का सिर अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर दीपिका ने फिर कहा, रोहन, मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारी जैसा पति मुझे मिला। इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा, बंगला, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, क्या ये सब कुछ मुझे सहज ही नहीं मिल गया तुमसे शादी करके? और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारी जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की सम्मिलित आवाज घाटी में दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर रोहन ने हीटर जला दिया और इंटरकॉम पर खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। दीपिका फिर खिड़की के पास आकर शिमला की अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। यदि खुदा न खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई, तब उसे कौन बचाएगा। ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह रोहन रोहन चिल्लाएगी तब भी आवाज ऊपर तक नहीं आएगी, और तब वह वहाँ रोहन की याद में घुट घुट कर मर जाएगी। यह सोचते हुए उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी रोहन ने पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे दीपिका, तुम तो पसीने से तरबतर हो रही हो, माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए रोहन डॉक्टर का पता लेने कमरे के बाहर जाने लगा। तब दीपिका ने उसे रोकते हुए कहा, रोहन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब रोहन ने हंसते हुए कहा था, दीपिका, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की बात मन से निकाल दो और फिर मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। वेटर खाना लगा गया था। खाना खाकर रोहन टीवी देखने लगा और दीपिका अपने सास ससुर से फोन पर बात करने लगी थी।
हनीमून के 15 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस दिल्ली आ गए थे और रोहन फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई मेहमान नहीं लाने की योजना बनाई थी। एक दो बार जब दीपिका की सास ने इस बारे में बात की, तब दीपिका की कुटिल हंसी से समझ गई कि अब उनका पुराना जमाना नहीं रहा कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई, और यदि बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लाछन लगाने शुरू हो गए। चांद अब उतार पर आ गया था, लेकिन दीपिका की पथराई सी निगाहें बंद कमरे की दीवारों पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसका एहसास उसे तब हुआ जब लंदन से वापस आने वाली फ्लाइट के क्रैश हो जाने से रोहन उससे बिछड़ गया था। सब कुछ जैसे रोहन के साथ चला गया। बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीजें दीपिका को काटने दौड़ती थी। एक दिन रोहन के पिताजी कल्याण शर्मा ने दीपिका से कहा, बेटी, ये जिंदगी बहुत लंबी है। तुम्हें मैं आंसू बहाती देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दें। लेकिन दीपिका इस स्थिति को स्वीकारने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि रोहन की याद के सहारे पूरी जिंदगी काट दे। एक दिन सुबह सुबह दीपिका अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से आती आवाज पर उसके पांव दरवाजे के बाहर थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, शर्मा जी, कानूनी तौर पर आपके पुत्र वधू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर दीपिका कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे, तो दीपिका की शादी कर दें। इस पर शर्मा जी बोली, वकील साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि दीपिका की शादी कर दूँ। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी पुत्र वधू को पुत्री के समान समझते हुए उसका घर बिना किन्हीं पूर्वाग्रह के बसाया। फिर दोनों की जोर से हंसने की आवाज बाहर आई। शर्मा जी अब रोज दीपिका को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उकसाते। इधर दीपिका की सास सब कुछ समझते हुए भी दीपिका को ताने देते हुए कहती, अरे 3 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई, उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता। कैसी मनहूस लड़की से मैंने रोहन की शादी की थी। रोहन के जाने के साथ ही उसके माता पिता का व्यवहार दीपिका के प्रति बेगाना सा हो गया था, और फिर कंपनी के वकील के साथ शर्मा जी की बात से दीपिका डर गई थी। दीपिका ने एक दिन अपने मायके जाकर वहीं रहने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर सब तरफ से हार कर दीपिका ने अपने ससुर शर्मा जी को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, और एक साथ समारोह में दीपिका की शादी अमित के साथ हो गई। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। दीपिका की पूरी रात जागते हुए बीती। अमित ने करवट बदलते हुए फिर कहा, दीपू, तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे रोहन ही समझ लेती। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहते हुए दीपिका कमरे से बाहर निकल गई।
दीपिका अभी किचन में जाकर चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे अमित की माँ की आवाज़ सुनाई दी। अरे, उस घर भले ही तू कुछ भी करती हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। बिना किसी प्रतिवाद के दीपिका ने उनकी बात मान ली थी। अमित तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आईं। उनमें से एक सहेली ने दीपिका से कहा, दीपिका, कुछ भी कह, तू है किस्मत वाली। पहले रोहन था और अब अमित। सच में हम तो एक से ही बंधे हैं। दीपिका ने महसूस किया कि वह जहाँ से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगा कि पुनः विवाह एक दो धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रव्यूह में नारी फंस जाती है। एक बार रात में अमित अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था। उसके दोस्त कह रहे थे, अमित, तूने रोहन की जूठन को क्यों स्वीकार किया? अरे, तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब अमित, जो नशे में हो चुका था, बोला, शर्मा जी ने इस शादी के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम के एवज में दीपिका से शादी करना क्या बुरा है? और इसी के साथ सब हंसने लगे। अब तक दीपिका सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। समय अबाध गति से गुजर रहा था। दीपिका जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटना घट ही जाती जिससे उसके अहां को चोट पहुंचती थी। अमित बात बात में उसे उसका अतीत याद दिलाता और ताने देता रहता था। दीपिका सोचती कि क्या पुनः विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह की दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब अमित सुबह उठा, तब कमरे में उसे दीपिका नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें दीपिका ने लिखा था, अमित, शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी रही हो। नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो। लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ, इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते ही बदल दिए जाएं। मैं ही तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, इसलिए मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तुम अपनी खुशी के लिए सुविधा अनुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। दीपिका। चिट्ठी पढ़कर अमित एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे दीपिका की अंत पीड़ा का भी एहसास हुआ, जिसे उसने समझा ही नहीं था। पुनः विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, परंतु नारी के लिए उतना ही कष्टप्रद हो सकता है जब उसे उसका पति ही सही परिप्रेक्ष्य में ना ले। अमित ने सोचा तो था कि उसने दीपिका से शादी करके उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है। अब वह जिंदगी भर अमित के एहसान तले जीती रहेगी। लेकिन दीपिका ने जल्दी ही वास्तविकता से उसे परिचित करा दिया था। अमित संताप की आग में जल रहा था। अगले ही दिन वह दीपिका के मायके गया। उसे लगा दीपिका ने ये सब बातें घर में भी बता दी होंगी, जिससे उसे दीपिका के माता पिता और दीपिका के कोप का भाजन बनना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने दीपिका को इतना कठोर बना दिया था कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई थी। दीपिका ने सहज ही अमित से पूछा, आप क्या लेने आए हो? अमित ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दो दीपिका। अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। पूर्व की तरह दीपिका बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सामान बांधने लगी, अमित के साथ जाने के लिए, यह सोचते हुए कि शायद इसी तरह लोगों की सोच पुनर्विवाह के मामले में बदलेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।